हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कराधान के तीसरे क्वेश्चन से आगे का जितना भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को कराधान का दो क्वेश्चन बताया जा चुका है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। आई होप उसमें आप लोग को जो रूल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए बोर्ड में नहीं लिखा गया है, तो आप सभी अपना अपना बुक्स ओपन करके बैठिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता था तथा उसने 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता था, तो 12 महीने कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए हो जाएगा। उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम का पॉलिसी दिया। यदि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है तब 1,50,000 रुपए से अधिक आय पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक का छूट रहेगा और शिक्षा उपकर 3% है। तो आइए हम देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा? आप लोग को उस दिन 6 से 7 पॉइंट आप लोग को बताया गया था। पहले पॉइंट में क्या लिखना होता है? कुल वार्षिक आय लिखना होता है। कुल वार्षिक आय, तो हम हल से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि रूल आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। पहले पॉइंट में हम लेते हैं कुल वार्षिक आय। तो कुल वार्षिक आय कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कुल वार्षिक आय है। दूसरे पॉइंट पर लिखना होता है दान की राशि। क्या लिखना होता है? दान की राशि। दूसरे पॉइंट पर दान की राशि लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर दान की राशि नहीं दिया गया है, इसलिए हम दूसरे पॉइंट पर छूट हेतु जमा राशि को लिखेंगे। तो कुल वार्षिक आय, दूसरे पॉइंट पर छूट हेतु जमा राशि। छूट हेतु जमा राशि ए कहां कहां पर जमा किया गया है? सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रति माह। सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रति माह। तो 1,000 का 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। बी, 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम दिया, पॉलिसी का प्रीमियम दिया। जीवन बीमा प्रीमियम में 12,000 रुपए, बस इन दो जगह जमा किए हैं। अब हम लेते हैं कुल जमा राशि। कुल जमा राशि, तो ए प्लस बी मेंशन करना है आपको। ए प्लस बी, कुल जमा राशि कितना हो जाएगा? 12,000 प्लस 12,000, 24,000 रुपए। तीसरे पॉइंट पर लेना होता है कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए में जमा राशि को हम माइनस करेंगे 24,000 रुपए। तो 3 लाख में 24,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 लाख रुपए। सबसे पहले देखिएगा, छूटे तो जमा राशि को लिखना है, कितना जमा किया गया, कहां 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 उसको हमें टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद फिर हमारे पास जितना भी मूलधन है, बोला जाए तो वार्षिक आय है, उससे जमा किए गए राशि को माइनस करना है। तो 3 लाख में 24,000 माइनस करेंगे, 2,76,000 रुपए बच जाएगा। 2,76,000 रुपए बच जाएगा। चौथे पॉइंट में लेना होता है आयकर की गणना। आयकर की गणना, तो आप लोग को क्वेश्चन से जैसे निर्देश दे दिया गया था कि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है। 1,50,000 रुपए तक क्या है? शून्य है। और 1,50,000 से अधिक होने पर 10% आयकर देना पड़ेगा। तो हम 2,76,000 में 2,76,000
76,000 में 1,50,000 माइनस करेंगे। अब 2,76,000 में, यहां मैं रफ कार्य कर रहा हूं, 2,76,000 में 1,50,000 रुपए जैसे माइनस करते हैं, 0 0 0, 6 का 6, 7 में 5 गया 2, 2 में 1 गया 1, 1,26,000 रुपए बच जाएगा। 1,26,000 रुपए का कितना परसेंट हमें टैक्स देना होगा? 10%। अब 1,26,000 रुपए का 10% निकालते हैं तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो बचा कितना? 12,600 रुपए। आयकर की गणना प्राप्त हुआ 12,600 रुपए। उसके बाद आता है 5वें पॉइंट पे, हम लेंगे शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना दिया है? 3%। तो 12,600, 12,600 का 3%, 0 0 कट जाएगा, फिर 126 गुणे 3, 6 18 का 8, हासिल 1, 3 दूनी 6, 7, 3 1 कम 3, 378 रुपए। और देन एट लिस्ट लास्ट पॉइंट है 6वां नंबर में, हम कुल दे आयकर। कुल दे आयकर, तो कुल दे आयकर में हम आयकर की गणना किए हैं, उसको लेते हैं 12,600 प्लस शिक्षा उपकर 378। तो 12,600 और 378 कितना हो जाएगा? 6 3 900। तो 12,978 रुपए कुल दे आयकर होगा। समझ आ गया सभी को? एनी प्रॉब्लम, दिक्कत? सभी नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपए है। मासिक आय 40,000 रुपए है, तो हमें उसे वार्षिक आय में बदलना पड़ेगा। तो वार्षिक आय में बदलेंगे इसको। वह 42,000 रुपए वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करते हैं, 6,000 रुपए अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देते हैं। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपए प्रति माह आयकर देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। अधिकतम छूट 1,00,000 रुपए तक का है। तो सबसे पहले हम नियमानुसार मूलधन ले लेते हैं। हल कुल वार्षिक आय। कुल वार्षिक आय, तो यहां पर दिए हैं बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपए है, तो 40,000 को मासिक इनकम है, ठीक है, मासिक आय है, उसको वार्षिक में बदलना है। तो 12 चौक 48 और 1 2 3 4 जीरो है, चारों को हम साइड में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपए वार्षिक। दूसरा, दान की राशि हम देखते हैं। दान की राशि नहीं है, दान नहीं किया गया है, तो यहां पर हम सीधा छूट हेतु जमा राशि लेंगे। छूट हेतु जमा ए सामान्य भविष्य निधि में जमा करते हैं, कितना? 42,000 रुपए वार्षिक। सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि में 42,000 रुपए वार्षिक
फिर 6,000 रुपए अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देते हैं। LIC प्रीमियम में 6,000 रुपए अर्धवार्षिक बोला गया है, तो 6,000 रुपए को वार्षिक बदलेंगे, वार्षिक में चेंज करेंगे, तो अर्धवार्षिक 6,000 है तो वार्षिक कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 रुपए हो जाएगा। और कहां दिया गया है, बस 2 ही जगह दिया गया है। फिर हम कुल जमा राशि ले लेते हैं। कुल जमा राशि A प्लस बी इक्वल 42,000 और प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, 42 10 52 फिर 54,000 रुपए, 54,000 रुपए। तीसरे पॉइंट पर हम लेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय, तो कर योग्य आय में क्या करना होता है, वार्षिक आय जो होता है उसमें कुल जमा राशि जो होता है उसको माइनस करना होता है। इसमें कर योग्य आय में यदि इस दौरान कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं आप सभी। कर योग्य आय तो यहां पर 4,80,000 रुपए माइनस 54,000 रुपए। कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछने के लिए आप लोग को इसलिए बोला गया ताकि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पर तो डिटेल उसके बारे में अलग से वीडियो बना करके समझाया जा सके। 4,80,000 रुपए में 54,000 हम माइनस करते हैं। 4,80,000 रुपए में 54,000 रुपए हम माइनस करते हैं। 0 0 0, अब यहाँ पर 0 है, नीचे 4 है तो एक इससे लेंगे 10,000 रुपए, सॉरी 10 में 4 गया बचेगा 6, ये हो गया 7, 7 में 5 गया 2, 4 का 4, 4,26,000 रुपए, 4,26,000 रुपए। आयकर की गणना निकालना है, गणना करना है। आयकर की गणना आयकर की गणना 2,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं, 2,50,000 1 रुपए से 5 लाख तक 10% आयकर लगेगा। 2,50,000 रुपए तक 0, 2,50,000 रुपए तक 0, और 2,50,000 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक का है तो उसका 10% आयकर होगा। तो 2,50,000 4,26,000 में 4,26,000 में 2,50,000 माइनस करेंगे। 2,50,000 रुपए हम माइनस करेंगे क्योंकि 2,50,000 रुपए तक आयकर 0 है। 4,26,000 में 2,50,000 माइनस करते हैं, 0 0 0, 6 का 6, 12, 12 में 5 गया 7, यह हो गया 3, 3 में 2 गया 1, कितना बच गया, 1,76,000 रुपए का 10% आयकर लगेगा। तो 1,76,000 1,76,000 रुपए का 10%, 0 0 0 0, कितना बच गया, 17,600, 17,600 रुपए आयकर की गणना हुआ। 5वें पॉइंट में हम लेते हैं शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर दिया हुआ है 3%,
तो शिक्षा उपकर 17,600 का 3%, 0 कट जाएंगे, 176 तिया रफ कर लेते हैं। 176, 1 सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। 176, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 7 21 22 का 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 4 5, 528 रुपए शिक्षा उपकर प्राप्त होगा। 528 रुपए शिक्षा उपकर प्राप्त हुआ। क्योंकि हम जानते हैं अग्रिम भुगतान कितना किया गया है, तो सबसे पहले कुल देय आयकर ले लेते हैं। कुल देय आयकर, कुल देय आयकर हो जाएगा 17,600 प्लस 528 रुपए। तो 17,600 और 528 कितना हो जाएगा? 8 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 18,128 रुपए। 18,128 रुपए कुल देय आयकर प्राप्त होगा। चूंकि चूंकि अग्रिम भुगतान कितना किया गया है? अग्रिम भुगतान 1,600 रुपए प्रति माह 11 माह के लिए। अग्रिम भुगतान 1,600 प्रति माह 11 माह के लिए, तो ये हो जाएगा 1,600 गुणित 11, ये हो जाएगा 1 शून्यम शून्यम 1 छक्के शून्यम शून्यम, ये हो जाएगा 0 0 6 का 6 6 और 1 7 और ये 1, 17,600 अग्रिम भुगतान कर चुके हैं। अब 17,600 अग्रिम भुगतान कर चुके हैं, तो हम 7वां पॉइंट में लेंगे शेष देय आयकर। शेष देय आयकर तो 18,128 में 17,600 माइनस करेंगे, तो 17,600 माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 528 कुल मिलाकर के, क्योंकि वहां पर जोड़ने पर 18 1 28 आया था। 17,600 तो 8 2, ये 1 6 से छोटा है, तो 11 11 में 6 गया, बच जाएगा 5, ये 7 कट 1 कट 528 रुपए शेष देय आयकर बचेंगे। तो ये है 11 महीने तक 1,600 रुपए प्रति माह की दर से, अगर 1,600 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगर वो जमा कर चुके हैं, तो 17,600 रुपए जमा कर चुके हैं, तो कुल देय आयकर जो होगा 18,128 रुपए, उसमें 17,600 को हमें माइनस करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसको पहले से जमा किया जा चुका है। तो बचेगा कितना? 528 रुपया शेष देय आयकर। नोट करिएगा सभी। चलिए इरेज कर देते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन सेम चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरह ही बनेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरह बनेंगे। अब आई होप 3-4 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया हूं, तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे सभी क्वेश्चन, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा बता दिया गया था, बाकी बच गया आपके पास 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चौथे क्वेश्चन के समान ही बनेंगे। छठवें नंबर का क्वेश्चन आपके पास बचता है पांचवा और छठवां क्वेश्चन। ये पहला दूसरा क्वेश्चन जो बताया हूं, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताया उसी के जैसा हूबहू बनेंगे। फिर भी आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं और
सातवां नंबर थोड़ा सा बड़ा रकम दिख रहा है, तो सातवां नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं। कुल वार्षिक आय, सबसे पहले हम लेंगे कुल वार्षिक आय। कुल वार्षिक आय कितना दिया हुआ है? कुल वार्षिक आय 7 लाख। एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा सभी अच्छे से, जिससे आपको हल करने में आसानी जाएगा। एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 7,20,000 रुपए है। 7,20,000 वार्षिक आय है। सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए देते हैं, तो वार्षिक कितना हो जाएगा? 12,48,000 रुपए हो जाएगा। बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपए जमा किए, प्रति माह 3,000 जमा कर रहे हैं, तो वार्षिक कितना हो जाएगा आपका? टोटल हम ले लेते हैं 12,36,000 रुपए हो जाएंगे, और 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। अनाथ आश्रम में 20,000 रुपए दान की, जिसमें 50% टैक्स की छूट मिलती है। सभी बचत की छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए तक की है। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले कुल वार्षिक आय 7,20,000 रुपए। दूसरे पॉइंट पर, जैसे कि आप लोग को पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि जब दान की राशि दिया रहेगा तो आपको दूसरे पॉइंट पे दान की राशि को शो करना होगा। दान की राशि, दान की राशि अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम में कितना दान किए? 20,000 रुपए का 50%, जिसका टैक्स छूट मिलती है। 20,000 रुपए का 50%, तो कितना हो जाएगा? सिंपल इसी है, 10,000 रुपए। शेष राशि, शेष राशि हम किस में लेंगे? वही 7,20,000 रुपए में 10,000 हम माइनस करेंगे। 7,20,000 रुपए में 10,000 रुपए हम माइनस करते हैं तो बच जाएगा 7,10,000 रुपए शेष बच जाएंगे एक वार्षिक आय में। तीसरे पॉइंट में हम लेंगे छूट हेतु जमा राशि। छूट हेतु जमा राशि, तो छूट हेतु जमा राशि कहां कहां पर किया? सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए जमा करते हैं, तो सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए जमा करते हैं तो 12 महीने का 12,48,000 हो जाएगा। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए वार्षिक, तो 12,48,000 रुपए। 4,000 रुपए मासिक है, तो 12,48,000 रुपए वार्षिक हो जाएगा। बीमा, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपए, ये भी प्रति माह जमा कर रहे हैं। जीवन बीमा निगम में 3,000 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने का हो जाएगा, 12,36,000 रुपए। और कहीं पे जमा किए हुए हैं राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, सी राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कितना है? 30,000 रुपए। राष्ट्रीय बचत पत्र में 30,000 रुपए। उसके बाद कुल जमा राशि ले लेते हैं। कुल जमा राशि ए प्लस बी प्लस सी, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये तीनों को जोड़ा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। 48,000 रुपए, 36,000 रुपए और 30,000 रुपए, तीनों को हमें जोड़ लेना है। 48,000 रुपए, 36,000 और 30,000 रुपए, तो 8, 6, 14 का 4,000 हासिल 1, 4 3 7, 8 9 10 11, ये टोटल हो जाएगा 1,14,000 रुपए। 1,14,000 रुपए कुल जमा राशि।
अब आयकर की गणना निकालना है, तो चूंकि एक निर्देश ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप लोगों को, यहाँ पर नीचे में अंतिम लाइन में बोला गया कि यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो तो बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कुल जमा राशि 1,14,000 रुपए है, तो अधिकतम छूट की जो सीमा है 1 लाख रुपए तक की है, तो 1,14,000 रुपए में हम सिर्फ 1 लाख बस माइनस करेंगे, 14 लाख रुपए 14,000 को हम माइनस नहीं करेंगे। 1,14,000 रुपए है, उसमें सिर्फ 1 लाख माइनस करेंगे, 14,000 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। तो निर्देश लिख देता हूं, चूंकि छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए है, अधिकतम सीमा कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए है। इसलिए चौथे पॉइंट आयकर की कर योग्य आय है, कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हमारे पास वार्षिक आय शेष बचा हुआ है 7,10,000 रुपए, 7,10,000 रुपए माइनस अधिकतम सीमा 1 लाख बोला गया है, तो हम 1 लाख माइनस करेंगे, तो 7,10,000 में 1 लाख माइनस करेंगे तो 6,10,000 रुपए शेष बचेगा। पांचवा में हम आयकर की गणना करते हैं, आयकर की गणना डिब्बे में दिया हुआ है, देखिएगा 2 लाख रुपए तक का कोई आयकर नहीं है। सातवां क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, उसको ध्यान से देखिएगा। 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख रुपए तक शून्य। बी, 2,01,000 से 5,00,000 रुपए तक 10% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,01,000 से 5,00,000 रुपए तक 10% है, तो 5,00,000 रुपए में 2 लाख माइनस करेंगे, 3,00,000 का 10%, 3,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3,00,000 का 10%। आप एक जीरो इसमें से और इसमें से, एक जीरो इसमें से और इसमें से ऐसे काटेंगे, जिससे आपको हल करने में आसानी जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आयकर की गणना में आयकर प्राप्त हुआ। उसके बाद बोला गया कि 5,01,000 से 10,00,000 रुपए तक का 20%, और हमारे पास राशि जो है वो 5,00,000 से ज्यादा है, इसलिए 10% भी टैक्स लगेगा और 20% भी टैक्स लगेगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब 5,00,000 से ज्यादा राशि जैसे की है, तो 2 लाख रुपए तक देखिएगा, निर्देशानुसार 2 लाख रुपए तक का शून्य है, लेकिन 5,00,000 में 2 लाख माइनस करेंगे, 3,00,000 का 10% हमें देना पड़ेगा। और हमारे पास राशि 6,10,000 रुपए है, तो 6,10,000 में 5,00,000 रुपए माइनस करके जितना बचेगा उसका 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं। अब सी, तीसरे पॉइंट पर हम लेते हैं, जैसे कि ऊपर में दिया गया आयकर की गणना, 2 लाख रुपए तक का कोई आयकर नहीं है। 2 लाख से अगर 5,00,000 के बीच में है, 2 लाख रुपए से ज्यादा है, 5,00,000 के बीच में है, तो उसका 10% टैक्स लगेगा। तो 5,00,000 में 2 लाख रुपए हम माइनस करें, क्योंकि 2 लाख रुपए का शून्य है। 5 में 2 लाख माइनस करेंगे, 3,00,000 बचेगा, उसका हमें 10% निकालना होगा, तो उसका निकल जाएगा 30,000 रुपए। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर लेंगे। हमारे पास चूंकि जो राशि है 6,10,000 रुपए है, और निर्देश में दिए गए डिब्बे में देखिएगा कि 5,00,000 रुपए से 10,00,000 के बीच में है, तो 20% टैक्स लगेगा। यहाँ पर दो प्रकार का टैक्स लगेगा, 2 लाख रुपए तक शून्य है, 2,01,000 से 5,00,000 के बीच में है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में है तो 20% टैक्स लगेगा। तो 10% हम निकाल लिए। अब 20% निकालते हैं, तो 6,10,000 रुपए में 5,00,000 माइनस करेंगे, तो बच जाएगा 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए का 20%, तो 1,10,000 का 20%, 0,0,0,0 बच गया 11,000, 11 दूनी 22,000 रुपए। कुल आयकर
हम ले लेंगे कुल आयकर बी प्लस सी को जोड़ेंगे, है ना। बी प्लस सी को जोड़ेंगे क्योंकि 2 लाख रुपए तक तो शून्य है, तो एक को हमें नहीं लेना है, तो 20,000 और 22,000 टोटल ये हो जाएंगे 52,000 रुपए। अब 52,000 रुपए फिर शिक्षा उपकर लेना है। छठे पॉइंट पर शिक्षा उपकर कितना है 3%। तो 52,000 रुपए का 3% निकालना है तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2020 520 दिया 5 दिया 15 और 20 दिया 60 1560। थोड़ी सी जगह की कमी हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर पार्टीशन कर दिया रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। कितना प्राप्त हो रहा है 1520 रुपए शिक्षा उपकर। फिर उसके बाद हम छठे के बाद 7वें पॉइंट पर कुल देय आयकर लेंगे। कुल देय आयकर, तो कुल देय आयकर 52,000 रुपए प्लस 1500, सॉरी यहाँ पर 60 आएगा, बाय मिस्टेक मैं 20 लिख दिया था। 1560 तो 52 और 1 53, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 53,000। 52 और 1 53,560 रुपए कुल देय आयकर प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी का 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं ही बताऊंगा, तो यहाँ पर आप खुद से नहीं बनाओगे तो बनाना नहीं आएगा। तो यहाँ क्या करना क्या है, जैसे कि आप लोग को मैं आइडियाज दे दिया हूँ कैसे ऐसे बनाना है, तो यहाँ पर कम से कम 1-2 क्वेश्चंस है उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको खुद से बनाना आ जाएगा सभी सवालों को। तो ये था अपना कराधान। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम फिर स्टडी करेंगे नेक्स्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।